अस्सलाम वालेकुम मुझे कैसे हैं सब लोग होप सो सब ठीक होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 7 देखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए टॉपिक है हमारे पास डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अच्छा, हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्ट में देखा था कि एसिड और बेसिस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मतलब इनका जायका क्या होता है, इनका पीएच क्या होता है, इनका कलर्स क्या होता है। तो वो हमने सिंपल उसकी प्रॉपर्टीज सीखी थी। आज हम देखेंगे कि एसिड और बेसिस के बारे में डिफरेंट साइंसदानों ने किस तरह से इनको डिफाइन किया था कि कौन से एसिड्स होते हैं और कौन से बेसिस होते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट। सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे वो आर्हेनियस की बात करेंगे। तो वहाँ पे ये फर्स्ट पैसेज में यही कह रहा है कि ऑल्दो द अर्लियर इंफॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस डिस्क्राइब सम डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ दीज सब्सटेंसेस येट न्यू एंड ब्रॉडर डेफिनेशन वाज नीडी टू एक्सप्लेन। वो कहते हैं स्टार्टिंग के चैप्टर में हमने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, लेकिन स्टिल हमें इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है अगर इनके हमें केमिकल बिहेवियर को समझना है एट माइक्रो लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल। कि अगर मुझे मज़ीद इनको समझना है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखना है कि ये किस तरह से रिएक्शंस करेंगे, तो मुझे इनको प्रॉपर एक्सप्लेन करने की फर्दर ज़रूरत है। तो कहते हैं उसके लिए हम लोग मुख्तलिफ साइंसदानों के बारे में देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से इनको एक्सप्लेन किया था कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक्सप्लेन हो जाए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि किस तरह से वो रिएक्शन करती हैं अगर उनको किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिला दिया, पानी के साथ मिला दिया जाए एंड सो ऑन। कहते हैं अभी हम लोग जो देखेंगे आर्हेनियस का देखेंगे। आगे वो कहते हैं स्वांते आर्हेनियस स्वीडिश केमिस्ट था suggested that acid and basis be classified in terms of their behavior। अच्छा, उसने ना एसिड और बेसिस को क्लासीफाई किया था कि उनको पानी में वो किस तरह से बिहेव करते हैं, कि अगर पानी में उनको डिसॉल्व कर दिया जाए, उनको हल किया जाए तो किस तरह से बिहेव करते हैं। उसने जो एक्सप्लेन किया था, उसने कहा था कोई सी भी ऐसी चीज़ अगर उसको पानी में हल करें तो वो अगर हमें हल होने पे आपको हाइड्रोजन आयन दे दे, H+ आयन दे दे, या हाइड्रोक्सोनियम आयन दे दे, H3O+ दे दे, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, एसिड है। कि कोई सी भी ऐसी चीज़ जिसको अगर पानी में हल करें तो वो आपको हाइड्रोजन प्रोटॉन दे दे, H+ आयन दे दे, तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या होगी, एसिड होगी। फॉर एग्जाम्पल HCl है, इसको अगर पानी में हल करें तो ये आपको क्लोरीन आयन तो लैदा हो जाते हैं, साथ में H+ आयन से लैदा हो जाते हैं, प्रोटॉन आयन से लैदा हो जाते हैं, तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, एसिड है। इसी तरह से उसने कहा कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ अगर उसको पानी में हल करें वो आपको हाइड्रोक्सल आयन दे दे, OH- आयन दे दे, तो वो हमारे पास क्या होगी, बेस होगी। कोई भी ऐसी चीज़ जैसे NOH है कोई, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको पानी में हल करूँ तो वो आपको OH हाइड्रोक्सल आयन दे देगी। तो इस बेस पे उसने कैटेगराइज किया था एसिड और बेसिस को, कि अगर कोई सी भी ऐसी चीज़, एन एसिड इज दैट सब्सटेंस जिसको अगर डिजोल्व किया जाए पानी में तो वो आपको क्या दे देती है, वो आपको प्रोटॉन दे देती है, हाइड्रोजन आयन दे देती है, या हाइड्रोक्सोनियम आयन दे देती है। एक तो मैंने आपको सिंपल ये फिगर दिखाई है कि कोई सी भी ऐसी चीज़ अगर उसको पानी में हल करें तो वो आपको हाइड्रोजन आयन दे देती है। फॉर एग्जाम्पल HCl है, इसको पानी में हल किया तो इसने आपको H+ आयन दे दिया। ये हाइड्रोक्सोनियम आयन भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, HCl है, हमारे पास एसिड है, अगर मैं इसको पानी में हल करूंगी तो ये क्या करेगा, अपना एक प्रोटॉन, पानी क्या करेगा, इसका एक प्रोटॉन अपनी तरफ ले लेगा, अटैच करवा लेगा, तो ये हाइड्रोक्सोनियम आयन, इसको हाइड्रोक्सोनियम आयन बोलते हैं बच्चे, H3O आयन को। ठीक है, या तो ये खुद ही लैदा लैदा हो जाए, या फिर क्या करता है पानी इसका हाइड्रोजन जो आयन है उसको कैप्चर करके लैदा हो जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सोनियम आयन दे देता है, प्लस क्लोरीन आयन। तो ये अगर पानी में कोई भी ऐसी चीज़ हाइड्रोक्सोनियम आयन दे दे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया है, वो जस्ट आपको H+ आयन दे दे, तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, एसिड है। अब ये रिएक्शन हुआ किस तरह से है, वो इन्होंने इसको फर्दर दिखाया हुआ है कि HCl में क्या था, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 6 तो इसके यहाँ पे मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन उसने ना हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी। और ये पानी का मॉलिक्यूल है, पानी में क्या है कि हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने अपना शेयर किया हुआ है ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन के पास ना मजीद 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच करवा देता है। अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे के हाइड्रोजन को यहाँ से लिया है, तो हम कहते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, तो इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये दोनों क्लोरीन अपने पास रख लेते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को, तो वो इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो याद रखिएगा कि अगर कोई सा भी कह ले सब्सटेंस अपना डिजॉल्व होने पे पानी में जब उसको हल करते हैं, या तो वो हाइड्रोक्सोनियम आयन देगा, या फिर अगर वो आपको देता है H प्रोटॉन देता है, तो उसको आर्हेनियस ने कहा था कि वो हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा।
ठीक है। तो उसने जो टिपिकल एग्जांपल्स दी थी HCl की दी थी बच्चे, फॉर एग्जांपल इसको पानी में हल करेंगे तो ये भी आपको दे देगा H प्लस साइन दे देगा। इसी तरह से HNO3 है, इसको पानी में डिजोल्व करेंगे, इसमें भी H प्लस साइंस आ जाएगा। H2SO4 है, इसके भी पानी में हल करेंगे तो ये मजीद इनको देखेंगे भी फर्दर डिटेल में। ठीक है, तो ये सारे एसिड्स उसने डिस्कस किए थे। फॉर एग्जांपल HCl जो अभी मैंने आपको दिखाया कि वो किस तरह से हाइड्रोक्सोनियम आयन दे देता है और साथ में क्लोरीन आयन दे देता है, ये वही इक्वेशन है जो मैंने यहाँ पे अभी आपको 2 मिनट पहले समझाई है कि ये हाइड्रोजन पानी इससे ले लेगा और ये हाइड्रोक्सोनियम आयन दे देगा, साथ में क्लोरीन आयन दे देगा। ठीक है, तो उसी इक्वेशन को दोबारा से यहाँ पे राइट डाउन कर रहा है। कहते हैं इस तरह से सिमिलरली उसने बेस को भी इसी तरह से एक्सप्लेन किया था। कोई भी ऐसी चीज़ अगर उसको पानी में डिजोल्व करें तो वो आपको क्या दे दे, वो आपको दे देती है हाइड्रोक्सल आयन दे देती है। OH नेगेटिव आयन दे दे तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है, वो बेस है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को वो एक्सप्लेन कर रहा है। आगे वो कहते हैं हमारे पास सिमिलर आर्हेनियस ने जैसे बेसिस मोस्ट कॉमनली डिस्कस किए, उन्हें उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड किया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड किया। इसमें इसको डिजोल्व करेंगे पानी में तो ये आपको क्या दे देगा, हाइड्रोक्सल आयन दे देगा। पोटाशियम को करेंगे तो ये भी आपको OH हाइड्रोक्सल आयन माइनस दे देगा, और इसी तरह से बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे उसने सिंपल एक इक्वेशन लिखी हुई है कि जैसे इसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये दो आयंस हो जाएंगे। तो अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा कि आर्हेनियस ने एसिड और बेसिस को किस तरह से डिफाइन किया था। उसने डिफाइन किया था कि उनका बिहेवियर किस तरह से है पानी में डिजोल्व होने पे। अगर कोई चीज़ पानी में डिजोल्व होने पे H प्लस साइन या हाइड्रोक्सोनियम आयन दे दे तो उसको उसने एसिड बोल दिया था। अगर कोई आपको OH हाइड्रोक्सल आयन दे दे तो उसको उसने बेसिस बोल दिया था। कहते हैं आर्हेनियस के केस में ना वाटर का एसेंशियल रोल है। क्यों? क्योंकि उसने एसिड और बेसिस को पानी की बेस पे तो एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से एसिड और बेसिस पानी में हल होकर वो किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। वो कुछ आपको प्रोटॉन दे देंगे, कुछ हाइड्रोक्सल आयन दे देंगे। तो कहते हैं जैसे ये प्रोटॉन या हाइड्रोक्सल आयन देंगे ना तो उनके के जो है पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि आपके पास जैसे इनको हल करेंगे तो जैसे आपके पास प्रोटॉन बन जाएंगे और हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएंगे। अब कहते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स जो है ना इसके गिर्द आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये नीचे आपको ना फिगर में दिखाया हुआ है। आपके पास ये हाइड्रोजन प्रोटॉन है, ये जैसे ही डिजोल्व हुआ, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एसिड है वो पानी में हल हुआ तो HCl है, हाइड्रोजन आयन अलग होके और क्लोरीन आयन अलग होके तो ये प्रोटॉन बना। तो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसके साथ आके इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से अगर हाइड्रोक्सोनियम आयन बना है तो इसके इर्द गिर्द भी पानी के मॉलिक्यूल्स आके इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप बना है तो इसके इर्द गिर्द भी पानी के मॉलिक्यूल्स आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही बात करें कि जैसे ही वो पानी में हल होते हैं तो वो डिसोसिएट होते हैं अपने मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, सॉरी मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं आयंस के फॉर्म में। तो आयंस के इर्द गिर्द जो है ना वो पानी के मॉलिक्यूल्स आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। कहते हैं सिंस प्रोटॉन इज अ वेरी स्मॉल इन साइज के, अगर प्रोटॉन हाइड्रोजन प्रोटॉन की बात करें H प्लस की, H प्लस का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चे कि उसके आउटर मोस्ट शेल में ना सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाहर वाले शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में। अगर इसको भी निकाल देंगे तो फिर इसका साइज तो बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब ये भी शेल खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ही होगा। तो हम कहते हैं उसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। मतलब हाईली वो कह लें पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसमें सिर्फ अट्रैक्शन होती है। सिंस प्रोटॉन इज वेरी स्मॉल इन साइज के, बहुत सारा स्मॉल साइज होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वो भी खत्म हो जाता है। एंड इट्स चार्ज डेंसिटी इज वेरी हाई, मतलब उसका हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, करेक्टर ज़्यादा होगा। इट फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द लोन पेयर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो जैसे ही पानी का मॉलिक्यूल इसके पास आता है वो क्या करता है, अपना ये जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है पूरे का पूरा पेयर इसको दे देता है। अब इसके साथ इन दोनों के साथ रिएक्शन हो रहा है। हम कहते हैं ना हाइड्रोक्सोनियम आयन कैसे बना, वो बेसिकली बनता कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ये HCl को जैसे आप पानी में हल करते हो, एक तो प्रोटॉन आयंस बनते हैं, H प्लस आयंस बनते हैं, प्लस क्लोरीन आयंस बनते हैं। अब ये H प्लस आयंस के साथ पानी के मॉलिक्यूल्स फटाफट आके रिएक्शन कर लेते हैं, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स आके इसको सराउंड कर रहे होते हैं। तो जैसे इसको आके सराउंड करेंगे तो इसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्सोनियम आयन बना देंगे। तो वो बेसिकली वो रिएक्शन बता रहे हैं कि जैसे ही H प्लस आयन बना, वाटर मॉलिक्यूल इसके पास आता है, वो अपना एक लोन पेयर जो है इसको दे देते हैं। अब ये लोन पेयर अपना इसको देगा तो इसके ऊपर ओवरऑल कह लें कि इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब इसने शेयरिंग की हुई है, अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरे का पूरा लोन पेयर उसने दिया है, तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग हुई हुई है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में इन चैप्टर में कि हमारे पास क्या होता है,
बॉन्ड्स के डिफरेंट टाइप्स पड़ी होंगी, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो वो यहाँ पे ये कहते हैं कि वो अपना पूरा एक लोन पेयर दे देता है और वहाँ पे हाइड्रोक्सोनियम आयन बनता है। तो हम जब बात करते हैं ना कि आपके पास, जैसे मैंने आपको रिएक्शन दिखाया था कि HCl को पानी में हल करें तो या तो वो आपको हाइड्रोक्सोनियम आयन दे देता है या फिर आपको H+ आयन दे देता है। वो बेसिकली होता क्या है, वो आपको H+ आयन और क्लोरीन आयन ही देता है, लेकिन वो H+ आयन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके कह लें बहुत क्विकली आपको हाइड्रोक्सोनियम आयन बना देता है। ठीक है, तो रिएक्शन बेसिकली ये हो रहा होता है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन जैसे ही पानी में आता है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इसको आके सराउंड करना शुरू हो जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स के जो ऑक्सीजन वाला पार्ट होता है ना बच्चे, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ये हमने इसके बारे में भी पढ़ा था जब हमने रिएक्शंस पढ़े थे, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जब हमने बॉन्ड्स की टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है, तो हम कहते हैं ये पार्शियल थोड़ा सा नेगेटिव होता है। तो ये क्या करता है, पानी का जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो हाइड्रोजन को आकर सराउंड करना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से हाइड्रोक्सोनियम आयन है, इसके ऊपर भी हमारे पास प्लस चार्ज होता है, तो इसके पास भी जो पानी के ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो आके अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए ऑक्सीजन वाला पार्ट आके इसके साथ अटैच होना शुरू हो गया है। इसी तरह से हाइड्रोक्सिल आयन है बच्चे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो अब पानी का जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज होता है, वो आके इसको सराउंड करना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन को सराउंड करते हैं। ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोक्सिल आयन को भी हमारे पास जो है वाटर मॉलिक्यूल्स आके सराउंड कर रहे होते हैं, इसी तरह हाइड्रोक्सिल आयन को भी आपके पास सराउंड करेंगे। कहते हैं आर्हेनियस आल्सो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, उसने ना न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में आपके पास जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एसिड और बेस होते हैं, लेकिन जब उनको मिला दिया जाए वो ना तो एसिड रहते हैं ना वो बेस रहते हैं। मतलब जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आप आपस में कंबाइन करते हो तो वो आपको क्या दे देते हैं, वो साल्ट दे देते हैं और साथ में आपको नमक दे देते हैं, सॉरी साल्ट और पानी दे देते हैं। ठीक है, तो वो ना तो बाद में एसिड रहते हैं ना वो बेस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये मेरे पास अगर एसिड है HCl, तो एसिड है, ये हमारे पास बेस है NaOH। कहते हैं अगर इन दोनों को मिलाएंगे ना तो आपको ये दोनों मिलके साल्ट दे देंगे, और सॉल्ट यहाँ पे ना प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में, सॉलिड पाउडर की फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो जाता है और बाकी पानी आ जाता है। तो कहते हैं स्टार्ट में ये एसिड से या बेस थे, लेकिन जब आपने इन दोनों को मिलाया तो ना तो ये बाद में एसिड रहता है ना ये बेस रहता है, बल्कि ये आपको एक तो साल्ट दे देता है, NaCl दे देता है, और साथ में पानी, मतलब इसका सोडियम आयन जो है वो क्लोरीन आयन के साथ मिलके आपको NaCl दे देता है, और इसका H प्रोटॉन और OH मिलके आपको पानी दे देता है। H2O बच्चे पानी होता है ना, तो H और OH जब मिलेंगे तो दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे, और NaCl आपको मिलके साल्ट दे देगा। तो हम कहते हैं ये न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है या ना तो एसिड रहा है ना बेस रहा है, ये पानी रह गया और साथ में इसने साल्ट बना दिया। तो वो यहाँ पे यही बात करे, उसने इस प्रोसेस को भी एक्सप्लेन किया था कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलते हैं तो वो क्या कंप्लीटली आयनाइज होकर आपको साल्ट दे देते हैं और साथ में आपको क्या दे देते हैं, पानी दे देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसी को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करें, जब HCl को पानी में हल करेंगे वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। हाइड्रोक्सोनियम आयन ले लें या H+ आयन ले लें, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो H+ आयन ले लें या हाइड्रोक्सोनियम आयन, तो ये दोनों में आयंस में अपने डिजोल्व हो जाते हैं। इसी तरह हाइड्रोक्सिल आयन भी आयंस में डिजोल्व हो जाता है, इन दोनों को मिलाया जाता है तो आपको साल्ट दे देते हैं। तो यहाँ पे ये बात करते हैं साल्ट देते हैं, तो हमारे पास साल्ट में प्रोसेस क्या हो रहा होता है, जब HCl को पानी में हल करेंगे इसके आयंस बन जाएंगे, NaOH को पानी में हल करेंगे इसके आयंस बन जाएंगे, तब इन दोनों को आपस से मिलाएंगे तो इसके आयन, सोडियम आयन जो है वो क्लोरीन आयन के साथ मिलके NaCl बना देंगे, और साथ में H और हाइड्रोक्सिल आयन मिलके आपको पानी दे देगा। कहते हैं ये जो हमारे पास H और OH मिलके पानी दे रहा होता है ना, जब ये पानी बनता है ना दोबारा से वापस, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी अमिट होती है। ये ना हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है न्यूट्रलाइजेशन का, जब पानी बन रहा होता है दोबारा से H आयन से और OH आयन से, मतलब ये टोटल H2O बन जाएगा ना, पानी बन जाएगा। कहते हैं हमारे पास वहाँ से हीट एनर्जी एमिट हो रही होती है। तो यहाँ पे ये बात करें कि जब हाइड्रोक्सोनियम आयन या फिर H+ आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलकर दोबारा रिएक्शन करके आपको पानी देते हैं तो वहाँ पे हीट एनर्जी एमिट होती है। या ये वाला जो मैंने हाईलाइट कर रही हूँ मुझे ये MCQ बन सकता है। ठीक है, तो जब ये दोनों मिलते हैं, यहाँ पे H+ आयन ले लें या हाइड्रोक्सोनियम आयन ले लें, दोनों ले सकते हैं हमसे। ये जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, पानी बनेगा और साथ में हीट बनेगी। कहते हैं NaCl हमारे पास साल्ट बन रहा होता है जब कह लें कि जो पानी में ना वाटर सॉलिड्स क्रिस्टल्स की फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो जाता है। कहते हैं इट रिमेन प्रेजेंट
प्रेजेंट इन सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड स्पेक्टेटर। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने आपको फिगर में ये चीज़ दिखाई थी कि जैसे ये एसिड है और ये बेस है, इनको मिलाया जाए तो हमारे पास क्या होता है, एक तो साल्ट बन जाता है, NaCl बन जाता है, और साथ में ना पानी बन जाता है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि जैसे यहाँ पे फिगर में भी दिखाया कि NaCl जो बॉटम पे होता है, कहते हैं ये बॉटम पे तो होता है लेकिन ये आयंस के फॉर्म में ना यहाँ पे डिजोल्व हुआ होता है, मतलब बॉटम पे इकट्ठा नहीं होता कभी भी। ये मैंने सॉल्ट सिर्फ आपको दिखाया था कि जैसे ये देखें, ये सॉलिड फॉर्म में ना सॉल्ट होता है, कहते हैं ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में नहीं आता, ये डिजोल्व होता है। NaCl हमारे पास कॉमन नमक होता है, घर में जो आप नमक इस्तेमाल करते हैं वो होता है, और वो आपने देखा होगा अगर इसको पानी में डालते हैं तो वो हल हो जाता है। तो कहते हैं ये आयंस जो है ना ये पानी में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं भी तो ये देखिए, आपने एसिड को पानी में डाला तो उसके आयंस बन गए, H+ आयन बन गए और साथ में क्लोरीन आयन बन गए। इसी तरह से आपने बेस को पानी में डाला, हाइड्रोक्सिल आयन बन गया और सोडियम आयन बन गया। आपने इन दोनों को मिक्स किया तो एक तो पानी आ गया आपके पास, और दूसरा ये देखिए ये ना आयन्स हमारे पास मौजूद है। ये साल्ट है NaCl, वो कहते हैं कि हमारे पास जो NaCl के साल्ट उसी तरह से मौजूद रहते हैं, क्योंकि बच्चे NaCl जो है ना वो नमक होता है, और उसको पानी में हल करें, जो आप मैंने आपको घरों में एग्जांपल दिए ना, जो आप लोग घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं वो NaCl ही होता है, और उसको पानी में हल करें तो आपने देखा होगा वो पानी में डिजोल्व हो जाता है। तो कहते हैं ये पानी में इसी तरह से मौजूद होता है, ये साल्ट होता है, ये बॉटम पे नहीं बैठता, क्रिस्टल फॉर्म में नहीं आता। इस प्रीवियस फिगर में तो मैंने आपको बॉटम फॉर्म में सिर्फ इसलिए दिखाया था कि हमारे पास साल्ट बन जाता है, मतलब दो चीज़ें आ रही होती है, एक तो पानी आ रहा होता है, दूसरा साल्ट आ रहा होता है। कहते हैं ये जो साल्ट मैंने दिखाया ना ये बेसिकली आयंस के फॉर्म में ये पानी में मौजूद होता है, ठीक है। वो यहाँ पे इस पैसेज में यही बात कर रहा है कि वो पानी में मौजूद होता है, वो आप उसको कह लें हाइड्रेटेड स्पेक्टेटर सोडियम आयंस भी बोलते हैं। हाइड्रेटेड स्पेक्टेटर का मतलब होता है जो पानी में हाल हुए होते हैं, जिनको बाद में अलग किया जा सकता है, ठीक है। हमारे पास आगे कहते हैं कि आगे हमारे पास ना डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस। मतलब पहले कंपैरिजन है आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स का, बाद में आपके पास कंपैरिजन है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग वीक बेस का। तो पहले हम लोग कंपैरिजन देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, और इसी तरह से वीक एसिड्स कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस का कंपैरिजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से कहते हैं जो मिनरल एसिड्स है आर जनरली वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मिनरल एसिड्स कुछ ऐसे होते हैं जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से लिए जाते हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो एक साथ मौजूद नहीं होता, ठीक है। कहते हैं मिनरल एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से लिए जाएंगे। कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, जो हमारे पास किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि अगर उनको पानी में डिजोल्व करें तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते। कुछ आयोनाइज हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, कुछ आयोनाइज नहीं होंगे। तो अगर वो कम्प्लीटली हमारे पास डिजोल्व हो जाए तो हम कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जितने मैंने डाले वो सारे आयोनाइज में डिजोल्व हो गए, कंप्लीट कन्वर्ट हो गए। तो अगर कंप्लीटली वो आयनाइज हो जाए तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वो कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl है, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि जितने मैं मॉलिक्यूल्स इसके डालूंगी वो सारे के सारे आयनाइज हो जाते हैं। तो आप कंप्लीटली उसको जब पानी में डालेंगे तो वो आपको कंप्लीटली आयंस दे देते हैं। HCl उसको पानी में डालेंगे तो वो कंप्लीटली आयनाइज होकर हाइड्रोक्सोनियम आयन दे देंगे प्लस क्लोरीन आयन दे देंगे। या फिर जैसे मैंने आपको ये वाली फिगर दिखाई है कि अगर उसको पानी में डालेंगे तो वो आपको कंप्लीटली H प्रोटॉन्स आयन दे देंगे और साथ में क्लोरीन आयन दे देंगे। कीप दिस टू माइंड, जब आप इसको पानी में डालते हैं तो ये प्रोटॉन आयन देता है साथ में क्लोरीन, वो पानी के मॉलिक्यूल्स आके क्विकली किसके साथ मिलकर आपको हाइड्रोक्सोनियम आयन दे देते हैं। तो आप किसी भी फॉर्म में बात कर सकते हैं। कहते हैं इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कहते हैं इसको भी पानी में हल करें ना तो हमारे पास ये भी कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये 2 स्टेप्स में होते हैं। ये देखिए इसमें ना 2 प्रोटॉन है तो हम कहते हैं ये डाइप्रोटिक है, ठीक है। डाइप्रोटिक एसिडिक का मतलब होता है इसमें 2 प्रोटॉन 2 H जो है ना वो मौजूद है। कहते हैं जब इसको पानी में हल करते हैं तो 2 स्टेप्स में आयोनाइज होता है। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 को पानी में हल किया तो पहले इसमें से एक प्रोटॉन रिमूव होगा, हाइड्रोक्सोनियम आयन बन जाएगा, मतलब H प्रोटॉन आयन बन के पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्सोनियम आयन दे देगा और साथ में एक इसमें से निकल जाएगा तो HSO4 माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये एसिड इसका नेगेटिव आयन अलहदा हो गया और इसका हमारे पास पॉजिटिव आयन अलहदा हो गया। कीप दिस रिमाइंड कि हम इसके ऊपर नेगेटिव आयन क्यों लेते हैं, एसिड के ऊपर नेगेटिव आयन के ऊपर,
इसमें बेसिकली हो क्या रहा होता है, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन का, फॉर एग्जांपल कोई भी जो नेगेटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर अपने पास रख लेता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव आयन आ जाता है। और जो प्रोटॉन एच प्रोटॉन निकलता है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको, और वो पॉजिटिव के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर के साथ इंट्रैक्शन कर लेता है। तो यहाँ पे बेसिकली इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव आयन आ रहा होता है, क्यों? क्योंकि इसने जो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो भी अपने पास रख लिया होता है, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव आयन आ जाता है। कहते हैं अब इसके ऊपर एक ही प्रोटॉन था, तो अब ये क्या करता है, दोबारा पानी के साथ रिएक्शन करता है, तो इसका जो ये वाला हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन प्लस आयन, उसको भी बाहर निकाल देता है, उसका इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है, तो इसलिए इसके ऊपर एक और नेगेटिव आयन आ जाता है। तो अब ये देखिए SO4 के पास किसी किस्म का प्रोटॉन मौजूद नहीं है, उसने दोनों प्रोटॉन लूज कर दिए, तो हमने कहा ये कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। तो इसको डाइप्रोटिक एसिड भी कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, डाइप्रोटिक एसिड कौन सा है और उसके आयोनाइजेशन डिस्कस करें, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं नाइट्रिक एसिड है, वो भी कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है HNO3, लेकिन ये सिंगल स्टेप में ही होता है, ये अपना H पॉजिटिव आयन दे देता है और NO3 नेगेटिव आयन आ जाता है। कहते हैं ये सारी एग्जांपल्स थी जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की थी, अगर इनको पानी में हल कर रहे हैं तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। कहते हैं इसके कंपैरिजन में अगर देखें हमारे पास वीक एसिड्स कौन से होते हैं, कहते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। मिनरल एसिड मतलब जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो ऑर्गेनिक होंगे वो कहते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो वीक एसिड्स बनाते हैं। वीक एसिड्स का मतलब है अगर उनको पानी में हल करें तो वो कम्प्लीटली आयोनाइजर नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रहा है, कहते हैं हमारे पास ग्लेशियल एसिडिक एसिड हैज अ परसेंट आयोनाइजेशन ऑफ ओनली 0.132%। कहते हैं ये एक एसिडिक एसिड है, इसको पानी में हल किया, इसने एक अपना हाइड्रोजन आयन जो है वो लूज कर दिया, और ये मेरे पास माइनस आयन के साथ मौजूद होके आ गया, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सोनियम आयन बन गया और साथ में नेगेटिव आयन बन गया, एसिटेट आयन बन गया। कहते हैं ये इसकी जो आयनाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 0.132% है। ये बच्चे MCQ भी बन सकते हैं, एसिडिक एसिड की जो आयनाइजेशन है वो कितने परसेंट है। कहते हैं 132% का मतलब क्या है, अगर आप 1000 मॉलिक्यूल डालो एसिटेट एसिटिक एसिड के पानी में, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1.32 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयनाइज होंगे, बाकी सारे के सारे उसी तरह से रहेंगे, वो अनडिसोसिएटेड रहेंगे। तो अब तो वो सारे आयनाइज ही नहीं हो रहे, सिर्फ 1 से 2 जो है वो मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो रहे हैं 1000 में से, तो इसका मतलब है ये वेरी वेरी वीक एसिड है। दूसरा ये देखें, ये आयोनाइज होने पे ना सिर्फ अपना एक हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है, हाइड्रोजन आयन जो है वो लूज कर रहा है, बाकी तो स्टिल इसमें मौजूद है, तो इस केस में भी हम कहते हैं कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा। कहते हैं सिमिलरली एक और अगर हम वीक एसिड की बात करें तो कहते हैं वो फार्मिक एसिड होता है। फार्मिक एसिड भी एक वीक एसिड है, उसको भी जब पानी में हल करते हैं तो वो भी कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता। उसका भी उसने बताया हुआ है कि हमारे पास जो कंसनट्रेशन होती है वो 1.06% कह लें कि वो आयोनाइज होती है। मतलब अगर आप 1.50 मोलर लें सोल्यूशन, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कितना उसका परसेंट डिजॉल्व होगा, 1.06। इसका मतलब है कि अगर आप 1000 लेते हैं तो 987 उसी तरह से रहते हैं, बस कह लें 12 से 13 जो है वो हमारे पास से डिजॉल्व होंगे। तो फार्मिक एसिड का फार्मूला वही है कि हमारे पास HCOOH होता है, आप इसको डिजॉल्व करवाएंगे तो ये H हमारे पास प्रोटॉन के फॉर्म में निकल जाएगा और साथ में हाइड्रोक्सोनियम आयन बन जाएगा। तो ये कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है, इसका जो डिजॉल्व होने की कंसनट्रेशन है वो कितनी है, परसेंटेज 1.06 है। मतलब 1000 में से 12 से 13 डिजॉल्व होंगे, 987 उसी तरह से रिमेन रहेंगे, अनडिजॉल्व रहेंगे, तो ये भी कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता, तो ये भी एक वीक एसिड है। तो यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कहाँ से ऑब्टेन किए जा सकते हैं, कोई एक एक एग्जांपल लिखते हैं। तो याद रखिएगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो आप लेते हैं मिनरल एसिड से, मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल से, और जो वीक एसिड्स हैं वो आप लेते हैं ऑर्गेनिक मटीरियल से, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। इसमें कोई एक एग्जांपल दे दीजिएगा, इसमें HCl की दे दीजिएगा, इसमें आप एसिटिक एसिड की दे दीजिएगा, लेकिन याद आपको करना पड़ेगा। इसी तरह से आगे कंपैरिजन है आपके पास स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस का, NaOH और KOH। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस है, क्योंकि इनको पानी में हल किया जाए तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाती हैं, जैसे ये पानी में हल किया तो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाती हैं। इसी तरह से अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, कहते हैं ये वीक बेसिस है, ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होती, इनको पानी में हल करेंगे कुछ आयोनाइज पार्शली का मतलब है कुछ आयोनाइज होंगे, कुछ उसी तरह से रह जाएंगे, तो इसलिए हम कहते हैं ये वीक बेसिस है। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करें स्ट्रॉन्ग बेसिस में और वीक बेसिस में, और एक एक एग्जाम्पल दें, तो आप उसके एग्जाम्पल साथ में दे सकते हैं, ठीक है।
तो ओवरऑल तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें फर्दर शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। एक तो जैसे मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताया स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में, और एक एक एग्जांपल दें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड इनको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब कहाँ से लिया जाता है, उनकी एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन की एग्जांपल दें, न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, और पानी का बनना आपके पास एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन आ सकती है। उसके अलावा हमारे पास ये ओवरऑल हमारे पास आर्हीनियस का कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, आर्हीनियस का कंसेप्ट आप यहाँ तक कर लें तो आई थिंक सो ये न्यूट्रलाइजेशन को ऐड कर लें तो बेहतर है, क्योंकि वो उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड से ऊपर ऊपर ये आर्हीनियस का लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। मजीद इसको देखते हैं एक्सरसाइज में क्या पूछा हुआ है। अच्छा ये देखिए, एक्सप्लेन दी आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो आपने आर्हीनियस के अकॉर्डिंगली एसिड और बेसिस को एक्सप्लेन करना है। जो आज हमने पढ़ा है पहले उनको सिंपली डिफाइन करेंगे, फिर उनको देखेंगे कि अगर उनको पानी में डिजॉल्व करें तो वो किस तरह से हमारे पास होता है, पानी के अकॉर्डिंगली उसने एक्सप्लेन किया था। फिर उसमें आप एग्जाम्पल्स देंगे, फिर एसिड और बेसिस को मिला दें तो स्टार्स दे देते हैं, फिर न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे। तो जहाँ तक मैंने आपको मार्क करवाया है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफरेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड से पहले पहले। ठीक है, वहाँ तक ये कंप्लीट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब यहाँ तक प्रेफरेबल है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन कर लें और साथ में ये डायग्राम्स लास्ट में कीजिएगा कि आयंस हमारे पास बनेंगे तो साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स आकर उसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन है साथ साथ उनको देख लीजिए। आगे हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाई डज अमोनियम हाइड्रोक्साइड ओनली पार्शियली आयनाइज। पार्शियली आयनाइज इसलिए होता है, कहते हैं हम कहते हैं वो एक हमारे पास वीक बेस है, इसलिए वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होगा, वो पार्शियली आयनाइज होगा। तो इसका प्रॉपर आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड ओनली पार्शियली आयनाइज इन वाटर, बिकॉज इट इज़ ए वीक अल्कली, वीक बेस होता है, इसलिए ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होगा, ये हमारे पास पार्शियली आयनाइज होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है, कहते हैं हाउ डू क्लोरीन आयन एग्जिस्ट इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पास एसिड था, आपने इसको पानी में हल किया तो क्लोरीन आयन अलहदा हो गए, हाइड्रोजन आयन अलहदा हो गए। अब पानी के मॉलिक्यूल्स आके ना वाटर के ये प्रोटॉन के इर्द गिर्द भी इकट्ठे होना शुरू जाते हैं, क्लोरीन के इर्द गिर्द भी इकट्ठा होना शुरू जाते हैं। तो वो कहते हैं किस तरह से क्लोरीन आयन इसी तरह से रहता है, कहते हैं जैसे क्लोरीन आयन में आता है तो इसके सराउंडिंग में आके ना वाटर मॉलिक्यूल्स आके उसको सराउंड कर लेते हैं, तो इस तरह से वो स्टिल पानी में मौजूद रहता है। ठीक है, अनडिजॉल्व रहता है। NaCl एक नमक है ना, उसको पानी में हल करते हैं तो बच्चे सोडियम आयंस के इर्द गिर्द हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये सोडियम आयन नमक है, इसको पानी में हल किया तो सोडियम आयंस के इर्द गिर्द भी पानी के मॉलिक्यूल्स आके इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और क्लोरीन के इर्द गिर्द भी आके इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। तो वो अनडिजॉल्व हमारे पास कह लें वो डिजॉल्व हो जाता है, तो वो इस तरह से यहाँ पे पानी में मौजूद रहते हैं, वो नीचे सॉलिड फॉर्म में मौजूद नहीं होते। जैसे मैंने आपको कहा था ना, आप एसिड और बेसिस को मिलाते हैं तो नमक बनता है, और नमक पानी में उसी तरह से आयंस मौजूद रहते हैं। क्यों? क्योंकि आयंस के गिर्द गिर्द जो है वाटर मॉलिक्यूल्स आके इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारा आपका आज का टॉपिक था, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से इसमें पूछे जा सकते हैं वो हमने सब डिस्कस किया। तो इससे रिलेटेड स्टिल कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।